हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एंटरप्रेन्योर की सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज, गला थोड़ा साफ करते हैं अपने एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन को याद करके रिवाइज करके। एंटरप्रेन्योर के डेफिनेशन का निमोनिक क्या था? MHDOB। समझते क्या है, रिवाइज करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू अ पर्सन हु manages the business activities. H for hires the other factors of production. D for takes important decisions. D का मतलब decisions हो गया, take all the important decisions. O is organizes production and B is bears the risk and uncertainty of production. ठीक है, महाराष्ट्र का डेट ऑफ बर्थ MHDOB। चलो वापस से एक बार। Entrepreneur refers to a person who manages the business, hires the factors of production, takes important decisions, organizes production, and bears the risk and uncertainty of production business. Clear? ये चीज है। तो ये बढ़िया सा अपना entrepreneur का डेफिनेशन। ठीक है, आ जाओ बच्चों, फंक्शंस में आते हैं। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, पहले मैं बोल्ड पॉइंट्स पढ़ूंगा। इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना, शुरुआत करना। एंटरप्रेन्योर के बिना ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये बिखरे पड़े रहेंगे। दे वोंट बी एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर टू स्टार्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट लाता है ये सबके बीच में। नेक्स्ट, सारे डिसीजन मेकिंग में हाथ है एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्टिविटीज में भी हाथ है एंटरप्रेन्योर का। इनोवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इनोवेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर को अपने इनोवेटर बोलते हैं। वो सारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को बेयर करता है बिजनेस का, एंड वो डेलीगेट करता है फंक्शंस। यू नो व्हाट इज डेलीगेशन? किसी को अपना एक पार्ट ऑफ काम सौंप देना। ठीक है, चलो आओ बच्चों, कॉपी मटेरियल निकाल लो, पेन पेंसिल जो भी। आओ, पहला फंक्शन क्या बोला मैंने? इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। इनिशिएटिंग का मतलब हो गया स्टार्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन एंटरप्रेन्योर का, कि वो इनिशिएट करता है बिजनेस एंटरप्राइज। बच्चों, he will prepare a full-fledged strategy. You know what is a full-fledged strategy? पूरा एकदम कंफर्म्ड 100% क्लियर प्लान रहेगा उसके पास। कि क्या चीज का प्लान रहेगा, समझो, कहां कहां से हम रिसोर्सेज लेंगे, ठीक है ना, हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाना है, कहां कहां हम बेचेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, क्या प्राइस सेट करना है, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? एंटरप्रेन्योर। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन। बोलो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रॉ मटेरियल्स, वहां देखो मत तुम लोग, वहां देखोगे कुछ नहीं, बात करो मेरे से, समझो। रॉ मटेरियल्स कहां कहां से लेना है, पहले वो डिसाइड करेगा। दूसरा, उससे क्या प्रोड्यूस करना है। तीसरा, कहां कहां वो बेचेगा, माने फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचेगा, अमेजोन के थ्रू, कि सिर्फ फिजिकल दुकानों के थ्रू, कैसे कैसे बेचेगा, कहां कहां बेचेगा, और किस प्राइस पे बेचेगा। ये सारा डिसीजन कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। आ जाओ, एक स्ट्रैटेजी वो डेवलप करता है। ठीक है, आज पकड़ो, हम भी कोचिंग सेंटर खोले जब तुम स्टार्टिंग में, तो हम भी स्ट्रैटेजी डेवलप किए थे कि मेरा इतना फीस रहेगा, शाम को ही क्लासेस देंगे, स्कूल वाले बच्चे शाम को ही आ सकते हैं। वो सब स्ट्रैटेजी रहता है about the types of commodities to be produced, sources of raw materials, next type of technology, टेक्नोलॉजी भी वो चाहेगा कि एडवांस्ड यूज करे। आज मेरे पास पहले जो प्रिंटर था ना, पहले जो प्रिंटर था उसमें इंक इतना ज्यादा लगता था कि पर पेज कॉस्टिंग बहुत पड़ जाता था। पर अब जो प्रिंटर लाए है, उसका एक बार कॉस्ट हाई पड़ा, पर बाद में रनिंग कॉस्ट उसका बहुत कम है। तो मेरे को तो देना पड़ता है मटेरियल्स बच्चों को, तो मेरे लिए ये आधुनिक प्रिंटर बेटर है, जिसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो पर रनिंग कॉस्ट कम। लॉन्ग टर्म में एकदम मेरे को पॉजिटिव इनकम देगा ये।
पर ये बात में खराब भी हो रहा खराब भी हो सकता है, तब तक तुम पैसा वसूल लेंगे पूरा, तब तक तो पूरा यूज कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, जो सप्लाई होता है किन किन चीजों का, लेबर का, लैंड का, कैपिटल का। आज देखो एंटरप्रेन्योर तो तीन चीज से डील करता है, एलएलसी में से किस किस पे डील करेगा वो, लैंड, लेबर, कैपिटल पे। उसके लिए सारे रिसोर्सेज है ये, तो उसके पास सप्लाई है लेबर, लैंड, कैपिटल का, वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है, सबके बीच में कोऑपरेशन लाता है। देखो चीज बताते तुम लोग को, प्रोडक्शन इज द एक्टिविटी ऑफ ऑल द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई एक भी गायब हो जाए नहीं होगा प्रोडक्शन, कोई एक भी गायब हो जाए नहीं होगा प्रोडक्शन। थिंक अबाउट शूज, शूज कहां बनता है, फैक्ट्रीज में, मतलब लैंड, लैंड के ऊपर बनता है, हवा में तो बनेगा नहीं वो। फिर उसके लिए लेबर भी चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स यहाँ ला रहा है या ट्रक में डिस्पैच कर रहा है, जो भी है, आदमी चाहिए उसके लिए, और कैपिटल भी चाहिए, मशीन्स वगैरह, और इन सबको संभालने वाला मालिक, एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। समझ में आ रहा है जयेश? तो ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हाउ रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड एंड हाउ मच यूज्ड। कितने रिसोर्सेज मेरे को अपने यहां एम्प्लॉय करने हैं और कितनों को मैं किस तरीके से यूज करूंगा, और वो हमेशा चाहेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव नतीजा निकाले, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है ना? चलो, प्रणय, प्रणव क्लियर है? नेक्स्ट आउट डिसीजन मेकिंग में, यस, बहुत चीजों का डिसीजन लेता है। क्या? टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसेस। बोलो क्या क्या डिसीजंस है? पहला, टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, क्या बनाना है उसको, ठीक है ना? नेक्स्ट, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेगा वो। नेक्स्ट, प्राइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस सेट करना। अगर ज्यादा प्राइस सेट करोगे, बहुत ज्यादा, और तुम्हारा नाम ही नहीं है, तो नो बडी विल बाई फ्रॉम यू। तो इसका एक अच्छा स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्टार्ट विथ लो प्राइसेस। कहीं तुम नए एरिया में बिजनेस खोल रहे हो, स्टार्ट विथ लो प्राइसेस। एक बार गुडविल बढ़े तुम्हारा, लोग जाने तुम्हारे बारे में कि हाँ भाई अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है, तब तुम एक एक करके क्या कर सकते हो, प्राइस को बढ़ा सकते हो। ठीक है? एक बार में नहीं बढ़ा सकते, तो gradually हाँ हाँ, ग्रेजुअली करके। जैसे बाप रे, मेरा तो माथा खराब हो गया अभी यूट्यूब को लेके। यूट्यूब में मेरा प्रीमियम प्लान था, फैमिली प्लान। फैमिली प्लान समझ में आता है? उसमें 6 जन यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान था 129 का, एक आदमी यूज कर सकता है। फैमिली प्लान था 189 का। तो बेटर क्या है, फैमिली प्लान। कैसा ऑफर देता है कि मतलब लोग ज्यादा तो हम तो वैसे देखे ना भाई, डिवाइड बाई 6 कर लो तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। पर अब बेटा लोग क्या अनाउंस किया है पता है, प्राइसेस बढ़ा दिया इन लोगों ने। 129 का किया है 149। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, 20 रुपया बढ़ा। 189 का 290। सोचो, यहाँ तो 20 रुपया बढ़ा तो चलो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सीधे 58% का इंक्रीज, सीधे 190 का 300। क्योंकि हम देखे थे वहां पे। ये बोला सर क्या क्या ट्रिक यूज किया है सर, हाँ? देखो क्या होगा, 299 माइनस 189, इतना रुपया बढ़ा, डिवाइड बाई इज इक्वल टू 58.20। शिट, अ मैजिशियन शुड नेवर रिवील हिज ट्रिक। ओके, तो वही चीज है, प्राइसेस भी सेट इन लोग ही करता है। ये लोग बहुत गेम खेला अपने साथ। 1 डेढ़ साल पहले जब रिलीज हुआ था, इन लोग ऐसे जानबूझ के प्राइस रखा ताकि लोग देखेंगे अरे 129 में एक आदमी आएगा, इससे बढ़िया लोग किस में शिफ्ट होंगे, फैमिली प्लान में। और वही लगा दिया इन लोग। अब अभी एक बार हम हटा दिए उसको, एक बार हम हटा दिए है। देखते हैं इन लोग कुछ कूपन वूपन देता है क्या ईमेल में। प्रीमियम में बस वही है बाबू की एड वेड नहीं आएगी।
एड और ऐड बहुत गंदा लगता है। अभी गाना सुनते रात को घर में ना, अगर तो बीच में ऐड आ जाता है, चिल्लाता ऐड में एकदम। स्पॉटिफाई, हाँ तो स्पॉटिफाई भी बढ़िया है, पर हम जनरली क्या है, बाकी सब चीज भी देखते हैं यूट्यूब पर। अगर सिर्फ गाना ही सुनना हो तब स्पॉटिफाई ठीक है। ओके, तो प्राइसेस भी सेट करना सब एंटरप्रेन्योर देखता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर WHF 9 में था तुम लोग के। WHF, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? WHF, what for, WHF, what to produce, how to produce, for whom to produce। तो ये सब डिसीजन भी कौन लेगा बेटा? एंटरप्रेन्योर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, मार्केटिंग एक्टिविटीज। आज एक बात बताते तुम लोग को, तुम्हारा प्रोडक्ट भले ही बढ़िया हो, पर अगर तुम्हारा मार्केटिंग बढ़िया नहीं है ना, तो पीपल विल नॉट नो अबाउट योर प्रोडक्ट। समझो इस बारे में। आज केक्स हो गया, मान लो केक्स, केक्स बहुत लोग बनाते हैं, ठीक है, पर जिनका तुम हमेशा बार बार स्टेटस में देखोगे कि केक्स का फोटो डाल रहे हैं वो, तो जुबान में उनका ही नाम रहेगा। और दूसरा आदमी जो केक बनाता होगा अच्छा से, पर वो उतना पब्लिसिटी नहीं करता अपना, तो लोग उसके बारे में जानेंगे ही नहीं। भले ही हो सकता है वो बेटर केक बना रहा हो, बट नो बडी विल केयर। समझ में आया? तो एक होता है, समझ लो, एक होता है दैट यू मेक गुड प्रोडक्ट्स, पर उससे भी बेटर चीज क्या है कि हाउ यू सेल इट, हाउ यू मार्केट इट, ठीक है ना। सर कोई शाय होगा तो वो तो ढंग से नहीं जाएगा, शाई होगा तो, वो ढंग से बिजनेस करेगा। पर देखो शाइनेस निकल जाता है जब पैसा दिखता है ना, तो आदमी ट्राई करते रहता है, तो शाइनेस उसका निकल जाता है। मैंने ऐसा नहीं कि शाई पीपल बिजनेस नहीं कर सकते, वो तुमको एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्टिविटीज। जैसे क्या क्या डिसीजंस लेता है यहाँ पे भैया? प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करना है, पैकेजिंग बढ़िया बनाना है, ब्रांड नेम तुमको अच्छा सोचना होगा। आज हम लगते हैं क्लासेस का नाम पुष्पा क्लासेस। तुमसे कोई पूछता कहाँ पढ़ता है तुम लोग? पुष्पा जी के यहाँ। तो वो एक तो खिलता नहीं वो चीज। आज बड़ा बड़ा कंपनीज है, बाईजूस, अन अकेडमी, ये लोग नाम रखता है, अट्रैक्टिव नाम रखता है अपना, ठीक है ना। आज कुछ गजोधर क्लासेस, मतलब कितना अजीब लगेगा सुनने में, बताओ। आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया होना चाहिए। रिटेल एंड होलसेल आउटलेट्स भी खोलना पड़ेगा तुमको। रिटेल रिटेल और होलसेल का डिफरेंस तो पता ही होगा। कौन सा चीपर प्राइस में बेचता है? होलसेल, ठीक है, लार्ज बल्क क्वांटिटी बेचता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब समझ में आता है? इनोवेशन का मतलब इनोवेशन मतलब कि वो नया आइडिया उसका क्रिएटिव मतलब उसका थॉट कुछ यूनिक करता है, उसका थॉट क्रिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही। इनोवेट करता है, इन्वेंट करता है चीजों, मतलब वो क्या करता है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उसके लिए सोल्यूशन लाता है। जैसे एक बढ़िया सोल्यूशन देखे थे हम फ्लिपकार्ट में, माथा खुजलाने का सोल्यूशन है। ये चाइनीज लोग निकालता है बढ़िया बढ़िया चीज। हाँ, उसका एक डंडी होता है, 3-4 ठोस में से। 3-4 ठोस में क्या है ना, जैसे होता है ना अम्ब्रेला, वैसा 3-4 ठोस में निकला हुआ रहता है कोना कोना। माथा में उसको करते जाओ, मजा आ जाता है एकदम। तो है ना, इनोवेटर्स लोग जेन्युइन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है। तो मेरे को उतना वो नहीं लगा मतलब effective। मतलब मेरे घर में है पर ढंग का मतलब नहीं। देखो वो ज्यादा कभी खा जाए ना बाल में, तब वो करने में मजा आता है, नहीं तो ठीक है। कोई कर सब लोग कोई साथ में करता रहे ऐसे करते हाँ वही, बस अपना गेम खेलते रहो तुम, और कोई पीछे से तुम्हारा पूरा सहायता कर दे, ठीक है। तो इनोवेटर्स आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ठीक है। आओ, इनोवेशन का मतलब समझते हैं। जब एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट करता है न्यू इन्वेंशंस को, बोलो जब एंटरप्रेन्योर क्या करता है, न्यू इन्वेंशंस लाता है अपने यहां, तो अपने बोल रहे इनोवेशन। क्या क्या हो गया इसमें बच्चों, देखना। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया वो, न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट,
ओल्ड प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दिया। नेक्स्ट, न्यू मेथड्स लाया है प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, एक नया मार्केट फाइंड किया है। नया मार्केट फाइंड करना मतलब नया जगह जहाँ से वो कुछ स्पेस सप्लाई। मतलब नया कंज्यूमर बेस बनाया। आज पकड़ लो हल्दीराम्स है, मान लो हल्दीराम्स कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, तो उसका मेन बेस कहाँ है? कलकत्ता में। कलकत्ता में पूरा जगह को हड़प लिया है। अब वो सोचेगा मैं नया मार्केट ढूंढूं। मान लो वो बिहार पहुंचेगा कि बिहार में मैं अपना सेटअप बनाऊंगा। बिहार कैप्चर करने के बाद सोचेगा मैं झारखंड चला जाता हूं। समझ में आ रहा है ना? तो इन लोग क्या ग्रेजुअली नया नया मार्केट ढूंढते हैं जहां इन लोग सामान बेच सके। अब नेक्स्ट, फाइंड अ चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। यस, एंटरप्रेन्योर्स पता क्या करने का सोचते हैं? वो चाहते हैं कॉस्ट मिनिमाइज करे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। चलो क्या बोला मैंने? एंटरप्रेन्योर ट्राई करते क्या मिनिमाइज करे? कॉस्ट मिनिमाइज करे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज। आज नो प्रिंटर का कहानी बताया अपना। मेरा पहले जो प्रिंटर था सस्ता प्रिंटर था, 5,000 का प्रिंटर था, पर रनिंग कॉस्ट बहुत हाई था। अब नया प्रिंटर जो लिए थे हम, वो 30,000 का प्रिंटर है, उसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। जहां 5,000 में खरीदे थे वहां हम कितना में खरीदे? 30,000 में खरीदे। पर ये सोचे कि लॉन्ग टर्म वो मेरे को हेल्प करेगा, तो हम खरीद लिए वो चीज। शॉर्ट टर्म के लिए वो वाला प्रिंटर ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ, पकड़ो मेरे को लगता कि ना हम 1 साल ही पढ़ाएंगे, उसके बाद कहीं और कुछ काम करेंगे, तो वो 1 साल पढ़ाने के लिए हम 5,000 का प्रिंटर ले सकते थे। तो इसलिए अपने क्या बोलते हैं उसको? इनोवेटर। ठीक है, एक चीज समझ लो तुम लोग, इनोवेशन 2 चीजों के लिए किया जाता है। तुम मार्केट में इनोवेशन करते हो, एक डिमांड क्रिएट करने के लिए, या फिर एक कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है ना? यू विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, या तो वो उससे तुम्हारा कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, या तो तुम्हारा सामान का डिमांड बढ़ रहा है। समझ में आया ये चीज? चलो नेक्स्ट। अब देखो, एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स। पर गारंटी उसको प्रॉफिट मिलेगा? लॉस। तुम लोग स्नैपचैट का नाम तो सुना ही होगा। स्नैपचैट इतना मशहूर हुआ था, उसका जो डेवलपर्स थे उसके, वो उसके पहले 8-10 एप्स बना चुके थे, और वो 8-10 एप्स बुरी तरह फेल हुआ था। उसके बाद वो स्नैपचैट बनाए तो वो बहुत फेमस हो गया। तो वही है, हर समय तुमको रिवॉर्ड्स नहीं मिल सकता है। तुमको फेलियर भी मिलेगा, एक्सेप्ट करो उसको, वहां लॉस खाओ, बाद में तुमको प्रॉफिट मिलेगा अच्छा खासा। लॉस से सीख सीख के तुमको प्रॉफिट मिलेगा। एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ठीक है ना? द इनोवेशंस में सक्सीड एंड तुमको प्रॉफिट्स मिलेगा, या तो इट में फेल एंड यू विल सफर लॉसेस। यू विल सफर लॉसेस। हाँ, जैसे तुम्हारा बैंगलोर है, बैंगलोर का एयरपोर्ट, बैंगलोर का एयरपोर्ट सिटी से 20 किलोमीटर दूर है। सोचो, वेरी फार अवे फ्रॉम बैंगलोर सिटी, बैंगलोर एयरपोर्ट। तो बैंगलोर एयरपोर्ट के पास ट्रेन सुविधा लाया गया कि सिटी को वो जोड़ेगा ट्रेन के साथ। पर फिर भी सिटी से लोग ट्रेन से नहीं आ रहे थे एयरपोर्ट तक। क्यों? बिकॉज जो ट्रेन का टाइमिंग था वो फ्लाइट के टाइमिंग से मैच नहीं खाता था। पकड़ लो फ्लाइट है तुम्हारा 4 घंटा बाद, तो ट्रेन अभी आ रहा है, तो 4 घंटा क्या करोगे एयरपोर्ट में तुम? तो लोग क्या है, इस इनोवेशन को यूज नहीं किए। समझ में आया? तो जो गवर्नमेंट है वहां का, ये नया इनोवेशन लाया कि भाई ट्रेन कनेक्ट करेगा सिटी को कहां से? एयरपोर्ट से। वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया ना। इतना बड़ा ट्रैक बिछाया उन लोग, इतना बड़ा ट्रेन लाया, सब लॉस गया। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि वो ट्रेन में दिन में सिर्फ 30 से 35 लोग सफर करता है। बड़ा सा ट्रेन, सिर्फ 30 से 35 लोग सफर करता है उसमें। लॉस मेकिंग है ना? समझ में आया तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? एन एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। ये किस महाशय ने बोला था? स्कम्पीटर महाशय, जोसेफ स्कम्पीटर। इनका थ्योरी था कि एंटरप्रेन्योर को बहुत हाई रिगार्ड्स के साथ देखते थे।
ये बोलते थे देश में डेवलपमेंट करना है तो किसको लाना होगा? एंटरप्रेन्योर को लाना होगा। इन्होंने क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट ऑफ चेंज। एजेंट ऑफ चेंज समझ में आया? चेंज का सूत्रधार है, चेंज का इंस्ट्रूमेंट है ये, काफी आशावादी है ये। आओ, उसी से इकोनॉमिक चेंज आएगा, डेवलपमेंट आएगा। कंप्यूटर ने बोला कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनोवेशन एंड फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। बोलो, एंटरप्रेन्योर दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला क्या लिखा है? इनोवेशन, पहला इनोवेशन, एंड दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हेलो, हाँ मैं अभी क्लास में हूं, मैं रात को कॉल करता हूं आपको। हाँ, हाँ। इसके बाद क्या लिखा है फिर? आफ्टर दिस राइट द प्रीवियस पैराग्राफ। मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर का, हाँ। अगर तुम लोग को बोले कि स्कम पीटर, ये जो लाइन बोला था इसको एक्सप्लेन करो, तो स्कम पीटर का नाम ले लेके इतना तो लिखेंगे हम लोग, साथ में इसको भी जोड़ दें। पर अगर स्कम पीटर का बात नहीं करे एग्जाम में, तो बस इतना लिखोगे तो भी एनफ है। ठीक है? और अगर टाटा टाटा का एग्जांपल एग्जाम्पल हाँ दे सकता है तुम। जैसे हीरो या टेलीकॉम। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फंक्शंस में, दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को, क्या चीज? इनोवेशन। और दूसरा है बेयर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। लास्ट क्लास शायद मैंने बताया था, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी सेम है कि डिफरेंट? Risks and uncertainty are different. Risk is known, uncertainty is unknown. हम लोग को पता है कोई चीज होएगा फ्यूचर में, वो रिस्क होता है। और हम लोग को पता ही नहीं कि वो चीज होगा कभी कि नहीं होगा, दैट इज अनसर्टेन। समझो इस बारे में क्या बोल रहा हूं मैं। आज पकड़ लो, तुम लोग गाड़ी लिया, एक कार लिया, एक कार लिया। कार में रिस्क क्या है कि उसका टायर कभी भी पंचर हो सकता है ना? बोलो वो नोन चीज है कि नहीं? नोन है, पता ही है कभी ना कभी रास्ता में टायर पंचर हो सकता है। तो उसके लिए तुम उसको अवॉइड करने के लिए क्या करोगे? एक एक्स्ट्रा टायर तुम गाड़ी के पिछवाड़े में रखोगे, है ना? एक एक्स्ट्रा टायर तुम पीछे रखोगे, उसको स्टेपनी बोलते हैं अपने। एक रखते पीछे में टायर, ताकि पता है कभी भी रास्ता में कुछ दुर्घटना हो जाए, अपने फटाफट टायर चेंज कर लेंगे। दिस इज नोन और नॉट नोन है, ठीक है ना? पर पकड़ लो, नहीं वो भी नोन है कि तुम ढंग से चलाओ। ढंग से चलाओ गाड़ी, सबसे बड़ा स्टेप कुछ नहीं सकता कि गाड़ी ढंग से चलाओ। हाँ, तो वही तो स्टेप ही तो हो गया वो। घर पे छूट गया फिर पंचर हो गया। अच्छा, हाँ बहुत तो करते हैं ऐसे, गाड़ी से निकाल के बाहर रखते हो। अनसर्टेन चीज क्या हो गया? जैसे पकड़ लो स्टेपनी भी पंचर हो आज, अरे वाह, ऐसे पकड़ो तो विंडो एसी है, अर्थक्वेक आया, तुम्हारा विंडो एसी बम खा के बाहर जाके गिरा, वो एक अनसर्टेन इवेंट हो गया। वो अपने कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है कि अर्थक्वेक आएगा और विंडो एसी बम्प खा के पीछे से नीचे गिर जाएगा। ऐसे कभी सोच भी नहीं सकते अपने। विंडो एसी बोले, अनसर्टेन इज नॉट नोन बट रिस्क इज नोन। क्या कर रहे तुम? यू नो व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस अपने कराते कोई भी चीज का जिसका अपने रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे एक होता है फायर इंश्योरेंस, एक होता है मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस। ये सब सबको अपने अपने को पता है कुछ ना कुछ होगा, बोल के अपने पहले इंश्योरेंस करवा लेते हैं। फोन का भी आ गया है, अभी क्या पहले से ही आया है फोन का भी। आ जाओ, ध्यान देते हैं बच्चों, सब ध्यान देना। पहला बात,
it is not possible for anyone to predict the future. कोई भी फ्यूचर को देखो प्रेडिक्ट तो कर सकता नहीं है कि भाई क्या डिमांड में चेंजेस आएगा, क्या गवर्नमेंट के पॉलिसी में चेंजेस आएगा, कब फायर होगा, कब एक्सीडेंट होगा, कोई नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सकता। आज कलकत्ता में हुक्का का बहुत चलन है, तुम्हें पता है कि नहीं? कलकत्ता में हुक्का कैफेज बहुत है, बहुत चलन है उसका। बीच में यहाँ का गवर्नमेंट मना कर दिया था, बैन कर दिया था हुक्का को, तो भाई सब फुटपाथ में आ गए। कहने का फुटपाथ पे आ गए मतलब क्या है? हाँ, घर पे रखते हैं, हम भी रखते हैं, पर बहुत लोग क्या है, जो कैफेज थे ना वो सब बर्बाद होने लग गए। कैफेज में लोग आना ही बंद कर दिए। कैफेज में कौन है कौशिक जी? अच्छा, कैफेज कैफेज में लोग आना ही बंद कर दिए। कैफे जहां 1 लाख रुपया कमाता था, बोलता है कि 10,000 भी कमा नहीं पा रहा हूं मैं। क्यों? बिकॉज लोग आते थे कैफे में सिर्फ किस लिए? धुएं में उड़ाने के लिए। उसके साथ वो लोग ले लेते थे कुछ और हाँ, उसके साथ भूख लगा तो कुछ खा लिए, तो एडेड बेनिफिट फॉर द फर्म। पर अब हुक्का के लिए कोई नहीं आ रहा। तो चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, है ना? रिस्क्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक है इंश्योरेबल रिस्क्स और एक है नॉन इंश्योरेबल रिस्क्स। इंश्योरेबल रिस्क्स वो है जिसका प्रोबेबिलिटी तुम डिटरमिन कर सकते कि हाँ ये कभी ना कभी तो होगा ही। आज हम एसी लिए है तो ये तो मेरे को पता है ना कभी खराब होगा ही। थोड़ी ना आप सोचेंगे लाइफ तक यही एसी चालू करके रखेंगे हम, नहीं ना। आदमी का एक सोच रहता है कि रिस्क तो है ही, कभी भी खराब हो सकता है। जैसे फायर का रिस्क है, एक्सीडेंट्स का, बर्गलरी, फ्लड। बर्गलरी समझ में आया? नहीं, थेफ्ट। बर्गलरी मींस थेफ्ट, चोरी चकारी, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर इनको अवॉइड कर सकता है। कैसे अवॉइड कर लेगा? इंश्योरेंस के थ्रू, इंश्योर्ड करा के रखेगा। ये हम लोग चोर के साथ मिल भी सकते हैं उसको ये इंश्योरेंस लेने के लिए। करते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं ऐसा, पर फिर अगर पकड़े जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कर तो सकते ही है अपने, कोर्ट वोट, खुद कोई जेल हो जाए, बहुत चक्कर है सब में, क्योंकि पूरा प्रॉपर कार्रवाई के बाद ही तुमको पैसा मिलता है। ये सारा रिस्क जो भी है ये एंटरप्रेन्योर बेयर नहीं करेगा। समझ में आया? बिकॉज एंटरप्रेन्योर ने इसका रिस्क किसको सौंप दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। अब वो जानेगा। वो बताते, जैसे जब हम नया नया कमाना स्टार्ट किए थे 2016 में, तो हम सब चीज का इंश्योरेंस करवा लिए थे, सारा चीज का। मेरे को मजा आ रहा था इंश्योरेंस करवाने में। हम डेंगू इंश्योरेंस करवा लिए, अपना घर का इंश्योरेंस करवा लिए, अपना सेंटर का इंश्योरेंस करवा लिए, लाइफ हेल्थ तो करवाई, बाकी सारा इंश्योरेंस करवा दिए। और जब मेरे घर में इंश्योरेंस का पेपर्स आता था तो बहुत बड़ा बड़ा फील होता था कि अरे इतना कुछ इंश्योर करवा लिए हम। वाह, बोलो। इंश्योरेंस में कुछ पैसा मिला? ऑफ कोर्स, क्या बात कर रहे हैं तुम? फ्री में इंश्योरेंस करवा लेगा क्या? नहीं मतलब तुमको इंश्योरेंस का हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सर पर आप लोगों को इंश्योरेंस भी तो सोच समझ के लेना चाहिए कि कोई चीज का बहुत बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है हमेशा। तो देखो, फायर इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर अगर तुम्हारे जीवन में एक बार फायर हो गया तो जिंदगी भर दाग छोड़ के जाएगा तुम्हारे जीवन में। समझ में आ रहा है ना? तो करा के रखना चाहिए। फायर कभी होता नहीं जनरली किसी के यहाँ भी, कभी कभी किसी के पास क्या हो गया तो अलग बात है, पर जब हो जाए किसी के यहाँ फायर तो उसका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाए। सर मेरे यहाँ तो फ्रिज में आग लग गया। फ्रिज में आग लग गया था? सर मतलब क्या होता है ना कि वो फ्रिज को ठीक करने 2 लोग आए तो उसमें फ्रेम वाला करे तो पूरा उसमें आग ही लगा के भाग गए। ए बाबा, भागेंगे ही हम लगा के, बताओ। घर में रहते तो भाई मार खाते। नॉन इंश्योरेबल रिस्क आओ, इनका प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जैसे क्या? ढीलम ढाला कपड़ा। हर बार चीजें चेंज होती रहती। तुम हुक्का का एग्जांपल दिए हम,
किसी को पता नहीं था कि कभी भी कलकत्ता में हुक्का बैन हो सकता है, पर अचानक से लो बैन हो गया, अचानक से बैन हो गया। तो दिस वाज वेरी अनसर्टेन, अभी बैन नहीं है, दिस वाज वेरी अनसर्टेन, यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सर बहुत लोग पता है फॉरेन जाते हैं ना, तो वहाँ पे इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि वो लोग जितना दिन रहते हैं ना उतना दिन उनका इंश्योरेंस होता है कि अगर हाँ, कुछ- ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, हाँ, ट्रैवल हम भी वही करवाते हैं। अनसर्टेन इवेंट्स, आओ क्या है समझना, बहुत बार डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस चेंज होता है, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस चेंज होता है। डिमांड चेंज होता है हमारे गुड्स के लिए, कैसे? देखो यहाँ पे क्या है, डिमांड में चेंज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मतलब साइड अगर साइज, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड जनरली बढ़ता है, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड जनरली घटता है, अपने पढ़ चुके हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी देखे हुए डिमांड चैप्टर में, इनकम भी देखे हैं। कोरोना में सबका इनकम कम हो गया था बोल के डिमांड कम हो गया, बाद में सब इनकम स्टेबलाइज हो गया सबका तो डिमांड बढ़ गया फिर, है ना? वैसे सप्लाई में भी चेंज आ सकता है, अगर मेरा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, चेंज आ सकता है, एडवांस्ड हो जाए या डिग्रेड हो जाए टेक्नोलॉजी मेरा, तो सप्लाई में चेंज आएगा। या तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज आए, आज गवर्नमेंट पकड़ लो सिगरेट्स में टैक्सेस और बढ़ा दिया, तो सिगरेट कोई खरीदेगा ही नहीं मेरे से, तो मैं बहुत कम बेच पाऊंगा। पर अगर गवर्नमेंट टैक्स हटाए दे पूरा, सब्सिडी और सिगरेट में सब्सिडी दे दे, फूको तुम पैसा हम देंगे, तो उसका डिमांड बढ़ेगा फिर सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है ना? ये सब रिस्क्स, दीज कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट। आज ऐसे वो पोर्शे कांड पता है तुम लोग को, पुणे में हुआ था, तो पुणे का जो जो क्लब्स था सबको सीज कर दिया गया, अभी नहीं उस समय के लिए सब बैन हो गया कि 25 साल के नीचे कोई बच्चा को हुक्का दारू नहीं मिलेगा, 25 साल के नीचे। पहले तो उसने और वहां के क्लब्स लोग बोलते थे कि भाई हम लोग का तो क्राउड ही आता है 25 से बिलो, सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वही आते पार्टी करते हैं, अब वो नहीं आ रहे, हमारा धंधा बंद हो गया पूरा। क्या उन लोगों को पता था ऐसा कुछ होगा? क्या उन लोग इस चीज का इंश्योरेंस ले सकते थे क्या, कि किसी का पोर्शे गाड़ी का प्रॉब्लम होगा, हमारा दुकान बंद कर दिया जाएगा, इसका इंश्योरेंस ले लेते हैं? ऐसा कभी सोचा नहीं था ना कोई, ये कभी कभार वाला चीज है, दीज आर कॉल्ड अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है? आओ, ये दे हैव टू बी बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर, हैव टू बी बोर्न। एक एग्जांपल, बोलो। एक गुस्सा वाला सर पड़ती है, वो उसका संडे खाली बहुत क्राउड होता है, और वीकडे में कभी कभी क्राउड होता है, तो वो इंश्योर थोड़ी ना कि आज क्राउड आएगा। हाँ, इंश्योर नहीं है, he does not even know। नेक्स्ट आउट डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस में, डेलीगेशन का मतलब किसी और को काम असाइन करना, सौंपना, ठीक है? आओ देखो फटाफट क्या है, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस या जॉइंट स्टॉक कंपनीज, छोटे मोटे कंपनीज नहीं, या कौन से कंपनीज का बात कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज का बात कर रही है। यहां पे मालिक अलग होता है, काम करने वाले लोग अलग होते हैं। आज तुम लोग को लगता है कि मुकेश अंबानी को कुछ भी पता होगा टेक्नोलॉजी के बारे में? कुछ भी नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं पता। वो एंटरप्रेन्योर है, वो अपने अंडर बहुत सारे मैनेजर्स को, बड़े बड़े डिग्रीज लिए हुए मैनेजर्स को हायर करके रखे हैं, उनको पता है कब क्या करना है। वो बस जाके अप्रूवल लेते हैं मुकेश अंबानी से कि देखिए हम लोग को लग रहा है अब जियो खोलना चाहिए, हम लोग को एयरटेल वोडाफोन को टक्कर देना चाहिए, जियो खोलते हैं, चलिए बहुत मजा आएगा, पैसा आप लगाइए, मजा हम लोग को बहुत आएगा। स्टार्टिंग में जियो का प्राइस, तो जियो क्या है, मुकेश अंबानी अपना पैसा दिए और काम पे आगे बढ़ गए, पर मुकेश अंबानी को कुछ नहीं आता है, बिजनेस माइंडसेट बढ़िया है उनका, ही नोज व्हेन टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज बट ही डज नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज। क्या वो डे टू डे फंक्शनिंग संभालते हैं? यस और नो? नो, डे टू डे फंक्शनिंग उनके बिहाफ में उनका मैनेजर संभालता है, पर मैनेजर्स के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, रिस्क रहेगा हमेशा मालिक के ऊपर, वो पैसा कैपिटल, क्योंकि उसी का पैसा लगा है, प्रॉफिट भी कमाता है, उसके पास जाएगा, लॉस भी खाता है तो उसका लॉस है। रिस्क तुम कभी भी किसके ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने मैनेजर्स, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, पर तुम उनके ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो क्या, तुम्हारा डे टू डे फंक्शन। समझ में आया ये चीज? आओ,
ये छोटे कंपनीज में नहीं होता है, ये सब देखा जाता है बड़े कंपनीज तो में। पर मतलब इतना ज्यादा और ये भरोसा कैसे कर लेता हूँ मैनेजर? देखो भरोसा नहीं करता है वो लोग को पता होता है हर आदमी पैसा खाएगा, हर आदमी पैसा खाएगा, इंडिया है ये। खाओ पैसा, थोड़ा बहुत खाओ पैसा। मेरे घर में तो गंदा वाला पैसा आ रहा है ना ऑलरेडी। समझ में आया? ये चीज होता है। टू बी बिजनेस माइंडेड यू हैव टू बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज तुम्हारे घर में 1 लाख रुपया तुमको मैनेजर कमा के दे रहा है, तो तुमको पता है 4-5 हजार वो भी पीछे से खा रहा हो। खाने दो, खाने दो। अपने यहाँ तो 1 लाख आ रहा है, वो खुश है इतना में, तुमको इतना मिल जा रहा है, खाने दो। यही चीज होता है। तुम भी तो खाते हो, है ना? आज मुकेश अंबानी सोचेगा कि मैं भी तो खाता हूं, मैं भी तो चोरी चकारी करके खाता हूं, मैं भी तो ऐसा पॉलिसीज बनाता हूं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके। हर कोई खाते हैं, पर करप्शन हर जगह है। पर हाँ ये मेक श्योर करो कि भाई वो हावी ना पड़ जाए तुम, कि भाई तुम्हारा 1 लाख की जगह नेक्स्ट मंथ तुम्हारा 50,000 रुपया ही तुमको मिला, और आदमी क्या कर रहा है, तुम्हारा मैनेजर 50,000 खा रहा है, तब तुम एक्शन लोगे। थोड़ा खाने दो, खुश रहने दो। आज तुम किसके किसके पीछे पड़ोगे, है ना? वही चीज है। फॉलो करना, इन लोग डेलीगेट कर देते हैं मैनेजेरियल फंक्शंस टू सैलरीड मैनेजर्स। मैनेजेरियल फंक्शन समझ में आता है? तो मैनेज कर। जो मैनेज कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है ना? पर रिस्क टेकिंग फंक्शन तो भैया वो खुद रखेंगे अपने पास। रिस्क टेकिंग फंक्शन वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर था यहां तक? चलो एक एक बार मेरे साथ बोलो बोल्ड पॉइंट्स। पहला फंक्शन क्या है? इनिशिएटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्टिविटीज। बाकी दो पता होना चाहिए, इनोवेशन एंड बेस, रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी। लास्टली हो गया डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट में आते हैं, अपने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। कैसे एंटरप्रेन्योर हेल्प करता है किसमें? डेवलपमेंट, देश के कल्याण में। आज तुम लोग को पता है क्यों यूएस इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर भर्ती पड़े हैं। इनफैक्ट जो इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हो सकते थे, वो भी इंडिया में काम नहीं स्टार्ट करके यूएस चले जा रहे हैं। तुम लोग नेट में सर्च करना घर जाके, 100 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ यूएस एंड देयर सीईओज। क्या बोले हम? 100 बिगेस्ट कंपनीज ऑफ अमेरिका एंड देयर सीईओज। मैक्सिमम में इंडियन सीईओज एंड चाइनीज सीईओज दिखेंगे, मैक्सिमम में। अमेरिकन सीईओ खुद के बहुत कम है उसमें। गूगल का देख लो, सुंदर पिचाई है। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। बहुत सारे कंपनीज में इंडियंस भर्ती पड़े हैं। इनफैक्ट ट्विटर का हेड कौन है अभी? एलॉन मस्क। पर उसके पहले पता है कौन था? पराग अग्रवाल। वो तो एलॉन मस्क आया, उसको निकाल दिया, नहीं तो वो भी इंडियन था। सोचो कितना बड़ा बात है ये सब चीज। इन लोग इंडिया में नहीं रहकर इन लोग बाहर जाके कमाई कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली किसका बेटरमेंट हो रहा है? अमेरिका का, अमेरिका का, है ना? तो एंटरप्रेन्योर्स अगर है तो देश में डेवलपमेंट है, नहीं तो नहीं। आओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है नेशनल आउटपुट के ऊपर एंड इंप्रूवमेंट इन एसओएल के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेवलपमेंट तुम्हारे देश में हो रहा है जब आउटपुट बढ़े, जब तुम पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, पहला चीज। दूसरा, लोगों का रहने सहने का तरीका भी बढ़ना चाहिए, उनका एसओएल बढ़ना चाहिए। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या आगे देखोगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दोनों सेम है। क्या दोनों सेम है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर ये दोनों बढ़ रहा है तभी बोलेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। ओके आओ, क्या क्या चीज करता है बबुआ हमारा एंटरप्रेन्योर? आओ देखते हैं। सबसे पहला इनोवेशन।
इनोवेशन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फटाफट मार्क करते हैं। हाँ, इनोवेशन में जो भी कर्म कांड करेगा एंटरप्रेन्योर, दो चीज होगा, ऊपर लिखाए थे तुम लोग को, या फिर उससे उसका कॉस्ट कम होगा, या फिर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज द डिमांड ऑफ हिज गुड्स, इंक्रीज द डिमांड ऑफ हिज गुड्स। आओ, क्या करता है ये चेंजेस लाता है मेथड्स में। इसका मतलब समझ में आया? बोलो क्या मतलब है? मेथड्स में अपने टेक्निक्स में चेंज लाता है उसको और आधुनिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इट मींस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन? यस, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वैरायटी, नया नया वैरायटी लाता है। आज तुम लोग को बताते हैं, यहाँ बांगुर में एक बहुत ही पुराना मोमो वाला था, नेपाली मोमो, नेपाली मोमो था, है वहां, दो नेपाली भाई लोग रहता है, उन लोग एक ही तरीके का मोमो बेचता था। अब बांगुर में उसी जगह में 4 से 5 मोमो वाला आ गया है, इंक्लूडिंग वाओ वाओ मोमो, मोमो आंटी, कितनी सारी है वहां पे, 4-5 आ गया, और बहुत गंदा कंपटीशन है। तो इन लोग को जानबूझ के क्या लाना पड़ा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अब वो नेपाली वाले भैया जो है वो भी 3-4 तरीके का मोमोज बेचते हैं, जो जिंदगी भर क्या किए थे, सिर्फ एक तरीके का मोमो बेचे, तो वो भी क्या कर लिए अब, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट, न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाना। न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी इवॉल्व, कंज्यूमर्स चॉइस। मतलब एंटरप्रेन्योर ख्याल रखता है, किस बात का ख्याल रखता है वो, कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड का, कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, अब कंज्यूमर अपना फीडबैक मेरे को दे रहा है, तो मेरे को फीडबैक उतारना है अपने प्रोडक्ट में। तुम लोग देखता है ना, तुम लोग का iOS या एंड्रॉइड जो भी होगा उसमें अपडेट्स आता है ना, अपडेट्स आता है, अपने रिव्यू करते, फीडबैक देते हैं, उसको सॉल्व करके उन लोग नया अपडेट लाता है। दिस इज द थिंग। एग्जाम्पल में तुम लोग जो बोला था, क्या जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इंडिया में काफी डेवलप किया है, धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को काफी स्ट्रांग बनाया, उसी के बेसिस में मुकेश अंबानी क्या है, जियो लॉन्च कर पाए। ठीक है, इनोवेशन क्लियर है? नेक्स्ट आओ, टेकिंग इनिशिएटिव। हाँ, एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेता है, वो लीड करता है, सब चीज में लीडर है वो, इनोवेटर है वो एक्सपैंड करता है प्रोडक्शन टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। सीज मतलब क्या, ग्रैब। सीज का मतलब क्या हो गया, ग्रैब, टू ग्रैब न्यू अपॉर्चुनिटीज। आज देखो, तुम कोई चीज में बढ़िया हो ना, और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, उसको ग्रैब कर लो, उसको ग्रैब कर लो। नहीं ग्रैब करोगे वो मौका दोबारा नहीं आएगा, ग्रैब कर लो उस चीज को। चलो नेक्स्ट, अब कंट्री क्या है, सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। सेल्फ सफिशिएंट समझते हो, व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंट? उसी के अंदर बहुत कुछ करते हैं। आत्मनिर्भर। हाँ, अब इंडिपेंडेंट हो। अब हम लोग क्या है, गुड्स बनाते हैं हाई क्वालिटी का, और बेचते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स दोनों में, दोनों तरफ हम लोग बेचते हैं सामान। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, रिसाइकलिंग ऑफ प्रॉफिट्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। You know what is recycling of profits? मतलब जो प्रॉफिट्स मतलब बचा है रिसीवेबल प्रॉफिट्स, उसको वो जो फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब नए नए मशीन का। Yes, very good. रिसाइकलिंग ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, कि तुम्हारे बिजनेस के थ्रू जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, वो प्रॉफिट तुम उड़ा नहीं रहे हो सीधे, वो प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा तुम बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर, ताकि बिजनेस एक्सपैंड करे। आज जैसे पकड़ लो, हम जो कमा रहे हैं, हम उसका थोड़ा पैसा हर महीना एडीएनसी में इन्वेस्ट करते जाए। ठीक है ना, कभी पेंट करवा दिए, कभी ये सब लगवा दिए, कभी एसीएम नया लगवा दिए, कभी प्रोजेक्टर नया लगवा दिए, तो हम क्या है, और एक्सपैंड करते जा रहे हैं सेंटर। ठीक है ना, थोड़ा और पैसा आए तो लैपटॉप अपना अपग्रेड कर दे, ताकि और फास्ट पढ़ा सके हम। समझ में आ रहा है? तो इससे बेटरमेंट बिजनेस का ही होगा।
या अगर हम पकड़ लो पैसा जो भी आता मेरे पास सब हम उड़ा देते कहीं पे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, तो बिजनेस कांस्टेंट रह जाता, बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता। समझ में आ रहा है ये चीज? आओ, रिसाइकलिंग ऑफ प्रॉफिट्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। देखो जो भी तुम नया इन्वेंशंस इनोवेशंस लाते हो, जो भी नया इनोवेशंस लाते हो, मैंने ऊपर बता दिया है ऑलरेडी, या तो उससे क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस, या तो डिमांड क्रिएट। ये दो चीज हो सकता है। कॉस्ट रिड्यूस होता है, बताओ तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। कॉस्ट अगर जैसे पकड़ लो, ये प्राइस है, ये प्राइस है, पहले इतना कॉस्ट लगता था तो इतना क्या मिलता था तुमको? प्रॉफिट। अब मान लो यही सेम प्राइस है बच्चों, पर कॉस्ट अब इतना लग रहा है बस, तो प्रॉफिट बढ़ गया ना अपना। सिंपल, प्राइस उतना ही रखे है पर प्रॉफिट बढ़ गया अपना। तो अगर तुम्हारा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है तो तुमको हायर प्रॉफिट्स मिलेगा। सेम, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाए, मतलब ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, बोलो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? तभी भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है ना? तो तुम नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जो भी हो, कॉस्ट रिड्यूस हो चाहे डिमांड क्रिएट हो, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। और कितना बढ़िया बात होगा अगर अगर तुम ग्रेटर पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहे, या एक बेटर वर्ड लिख लो, प्लाउ बैक। ये तुम लोग को एक टेक्निकल टर्म बता रहे हैं, इंडस्ट्री में ये टर्म यूज होता है, प्लाउ बैक। प्लाउ बैक मतलब रिटर्न करो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न करो बिजनेस में। हाँ, एक्सक्यूज मी। कैसे तुम अपने बिजनेस में रिटर्न पैसा लगा सकते हो? या तो न्यू वेंचर्स करके, या नया प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बना के। आज ऐसे पकड़ लो, मेरे पास हैंडी पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास हैंडी पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और मैं देख रहा हूं कि पकड़ लो न्यू टाउन में बहुत सारे नए नए कॉम्प्लेक्सेस बन रहे न्यू टाउन में, मेरे पास हैंडी पैसा पड़ा है, तो मैं क्या करने का सोच सकूंगा? मैं वहां पे एक नया सेंटर खोलने का सोच सकूं, है ना, कि वहां पे कॉम्प्लेक्स है, अभी तक कोई कोचिंग खोला नहीं है वहां पे, और वहां बच्चे हैं जिनको कोचिंग सेंटर का दरकार है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके वहां पे कोचिंग सेंटर खोल दूंगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये सबसे अयो बढ़ेगा क्या? हाँ, अयो मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह बढ़ेगा, इससे अयो बढ़ेगा, अयो। ये तुम लोग को 11th में बताते हम, पर मटेरियल बनाते हुए मेरे को दिख गया यहाँ पे, तो बोलना पड़ रहा है। नॉर्मली आउटसाइड एडीएनसी दिस इज व्हाट? vowels, vowels of English language, but inside ADNC in class 11 12 it has a deeper meaning। अगेन ये नेमोनिक है एक, इसका मतलब है एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट। बोलो क्या बोला मैंने? एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट। एंड यू इज यूजलेस, यू इज यूजलेस, यू कोई काम करने के, यू इज यूजलेस। तो एडीएनसी के बाहर ईओ इज वॉवल्स, बट इनसाइड द वॉल्स इट इज एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट। एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट, ये तीनों बढ़ेगा, तीनों बढ़ेगा। नेक्स्ट आओ, एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तुम लोग 9 में पढ़ा था रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड, तो बढ़िया रहेगा उसको एफिशिएंटली यूज करो ताकि वेस्टेज कम हो, या तो नहीं हो वेस्टेज। तो अगर तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, तुम फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकते हो द पोटेंशियलिटी ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। आज देखो, तुम पकड़ लो बहुत ही रिच एंटरप्रेन्योर हो, बहुत रिच एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हारे पास 50 लेबर्स है, 50 लेबर्स है, तुमको रोज मंथली उनको तुम सैलरी दे रहे हो, पर तुम उनसे कुछ काम नहीं करवा, काम सिर्फ इसमें से 4-5 लोग ही कर रहे हैं, तुमको खुद समझ नहीं आ रहा तुम क्या काम करवाओ उनसे।
तो बताओ इनका वेस्टेज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना वेस्टेज? क्या देश के काम आ पा रहे हैं इन लोग? नहीं। देश के काम पकड़ लो, सिर्फ 5 जन आ पा रहे हैं, बाकी 45 बस कंप्यूटर में लॉगिन करके छोड़ देते, कुछ काम नहीं करते उन लोग। कितना बढ़िया होता अगर वो कोई और फर्म में होते जहां प्रॉपर काम कर पाते, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ता। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे पास जितना भी रिसोर्सेज है, मेक श्योर करो कि क्या करे, अपने उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करे। सर एक्सप्लॉइट मतलब यूटिलाइज, यहाँ पे यूटिलाइज बोल देंगे आपने। ऐसे एक्सप्लॉइट इज अ बैड वर्ड, पर यहाँ पे यूज अब्यूज, हाँ, मिसयूज, ओवर यूज, यहाँ पे यूज बोलेंगे आपने, ठीक है? हाँ देखो, क्या है, अगर तुम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हो, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करते हो, तो देश में आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा? मैक्सिमम। समझ में आया ये चीज? जनरेटिंग एक्सपोर्ट इनकम, एक्सपोर्ट समझ में आता है? बाहर बेचना, सामान को बाहर बेचना। अगर तुम सामान को बाहर बेचने लग जाओ, तो बाहर से क्या मिलेगा तुमको? इनकम। कैसा इनकम? डॉलर्स, डॉलर्स, यूरोस भी हो सकता है, हाँ, डॉलर्स बोल लेते हैं यहाँ पे, मान लो तुमको बाहर से यूरोस, डॉलर्स, फॉरेन करेंसी मिलेंगे तुमको। कितना बढ़िया रहेगा, सोचो, है ना? अगर तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, तो तुम सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं, तुम बाहर भी फेमस हो सकते हो, ठीक है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बार बार तुमको इसको बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट, सुना तुम लोग? R&D, R&D डिपार्टमेंट। एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, हर साल मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन लोग अपने R&D डिपार्टमेंट पे इन्वेस्ट करते हैं। इसी के कारण नया नया टेक्नोलॉजी अपने हाथ आता है, बिकॉज हर बार रिसर्च करते रहते कुछ ना कुछ, ठीक है ना? इससे क्या होगा? इंप्रूव होगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड तुम सेल कर पाओगे कॉम्पिटिटिव प्राइस में। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्राइस? रीजनेबल प्राइस। मतलब जो कंपटीशन वाले, तुम्हारे कंपटीशन वाले जो प्राइस में बेच रहे हैं, मोटा मोटी उसी प्राइस में तुम बेचोगे, उसी से मिला। तो इससे क्या होगा ना, तुम बाहर बेचोगे इतना सामान, तो इंक्रीज होगा तुम्हारा क्या? एक्सपोर्ट इनकम। इससे तुम क्या है, एक्सपैंड कर सकते हो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। यू कैन एक्सपैंड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। व्हाट आर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज? अपने देश का इंडस्ट्रीज, और बूस्ट कर सकते हो उसको, ठीक है ना? मैंने याद रखो, जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एंगल डाल देना। लास्ट में बताना कि इससे क्या होगा, देश का कल्याण होगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट में आते हैं, अब गवर्नमेंट का भी बात करते चलो। लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट नाउ। गवर्नमेंट भी अपने तरीके से बहुत हेल्प करता है लोगों का। कहीं सड़क बनवा दिया, कहीं ड्रेनेज सिस्टम बनवा दिया, है ना? क्या मोदी जी आके करते हैं ये? नहीं। गवर्नमेंट के अंदर भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते हैं, ठीक है? अब यहां पे एक्टिव इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का। बुद्धि एंटरप्रेन्योर का लग रहा है, पर फंड्स कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। इससे क्या फुलफिल होगा? फॉलो करना, इससे फुलफिल होगा सोशल नीड्स और फुलफिल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल नीड्स मतलब सोसाइटी का नीड्स, मतलब लिख लो यहां पे कॉमन बेनिफिट्स टू सोसाइटी। हाँ, कॉमन बेनिफिट्स टू सोसाइटी। ये कोई एक के लिए नहीं है कि सिर्फ अमीर आदमी के पास ही उसका सुविधा जाएगा, नहीं, ये सबके लिए, इट्स फॉर एवरीबॉडी। जैसे क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करो प्रॉपर वे में, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर तक आना चाहिए, रेलवेज, रोडवेज, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज। प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज मतलब बेसिक,
एकदम बेसिक, पब्लिक नहीं, बेसिक। मतलब पब्लिक और ये हॉस्पिटल और उसके हाँ, पब्लिक हॉस्पिटल बोल सकते, पब्लिक क्लिनिक्स, जो बेसिक सुविधा प्रोवाइड करता है। इनको अपने क्या बोलते पता है? इनको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी गुड्स, पब्लिक गुड्स। एक होता है प्राइवेट गुड्स, एक होता है पब्लिक गुड्स। क्या पार्क प्राइवेट गुड होगा कि पब्लिक गुड? पब्लिक गुड। जो सारा पब्लिक यूज कर सकता है उसको बोलेंगे पब्लिक गुड। अगर तुम्हारे घर के पास गार्डन है, घर के अंदर ही गार्डन में पकड़ लो, वो क्या होगा? प्राइवेट गुड होगा। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट जितना ज्यादा पब्लिक गुड्स दे उतना इंप्रूव होगा एसओएल, उतना इंप्रूव होगा एसओएल। नेक्स्ट हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत दरकार है कि गवर्नमेंट एक्सपैंड करे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे ट्रांसपोर्टेशन मजबूत करे, कम्युनिकेशन मजबूत करे, जनरेट हो, डिस्ट्रीब्यूट हो इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है पर डिस्ट्रीब्यूट कहीं नहीं हो रहा, गांव तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट होकर गांव तक पहुंच रहा है। समझ में आया ये चीज? चलो भैया, दैट्स इट फॉर टुडे। 2 क्लास में बढ़िया अपना एंटरप्रेन्योर खत्म हो गया। बाय बाय।